जी, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके, लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। तो हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर वी टॉक्ड अबाउट ए पीरियोडिक सिग्नल्स, क्योंकि हमने कहा था कि जो ए पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं दे आर मोर रियलिस्टिक, और हमारे जो रियल वर्ल्ड सिग्नल्स होते हैं वो भी ए पीरियोडिक होते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज ए पीरियोडिक सिग्नल्स, और उनके एनालिसिस के लिए द टूल दैट वी एक्चुअली यूज इज द फोरियर इंटीग्रल। और फिर हमने उस फोरियर इंटीग्रल के कुछ यूजफुल फंक्शंस देखे, उस ट्रांसफॉर्म ऑफ यूजफुल फंक्शंस देखे, और फिर हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज देखी। तो दैट एक्चुअली कवर्ड द एनालिसिस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। फिर हमने सिग्नल ट्रांसमिशन को डिस्कस करना शुरू किया, और हमने कहा कि जब सिग्नल किसी लीनियर सिस्टम से गुजरता है तो उस पर किस तरह का ऑपरेशन होता है, और हमने कंक्लूड किया था कि आपके पास टाइम डोमेन में सिग्नल और जो चैनल है आपका, या जो सिस्टम है और सिस्टम, दे अंडरगो कन्वोल्यूशन। और अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात करें तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होती है मैसेज सिग्नल के फ्रीक्वेंसी रिस्पांस और आपके चैनल के फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के बीच में। फिर हमने आइडियल और प्रैक्टिकल फिल्टर्स को डिस्कस किया था। फिर हमने सिग्नल डिस्टॉर्शन को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने दो किस्म की डिस्टॉर्शन देखी थी। एक थी लीनियर डिस्टॉर्शन, और हमने नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन हमने देखी थी। और हमने यहाँ पे ये जी सर हमने लैब में एक और डिस्टॉर्शन भी पढ़ी है, मल्टीपाथ डिस्टॉर्शन। सर वो क्या है तो मल्टीपाथ? हमने मल्टीपाथ डिस्टॉर्शन जो है वो डिस्कस की थी लास्ट टाइम। सर वो जब थोड़ा हम सा रिवाइज। चले चले भी बात कर लेते हैं। तो हमने बात की थी जो डिस्टॉर्शन की, जिसमें हमने लीनियर डिस्टॉर्शन और नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन की बात की थी। और हमने कहा था लीनियर डिस्टॉर्शन जो होती है ये तब अकर करती है कि आपके चैनल का जो रिस्पांस है वो मैग्नीट्यूड या फेज में नॉन आइडियल हो जाए, और उसकी वजह से हमारे पास टाइम डिस्पर्शन जो है वो अकर करती है, यानी कि जो सिग्नल है वो टाइम डोमेन में स्प्रेड कर जाता है, एंड इट इफेक्ट्स द टीडीएम सिस्टम। और नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन के केस में हमने कहा था कि आप हो सकता है जी टाइम डोमेन में सर लीनियर डिस्टॉर्शन की वजह से कंप्रेस हो सकता है या सिर्फ स्प्रेड? नहीं नहीं, स्प्रेडिंग होती है, कंप्रेशन नहीं होती। और वो स्प्रेडिंग की वजह हमने देखी थी ना, आपको याद होगा जब हमने वो एग्जांपल सॉल्व की थी तो हमने देखा था कि वो सिग्नल जो है वो मल्टीपल डिलेज के साथ आपको नजर आ रहा था, एंड दैट डिले डिपेंड्स अपॉन द फेज रिस्पांस ऑफ द चैनल। तो जो फेज होगा उस हिसाब से वो टीडी इंट्रोड्यूस करेगा, और उस टीडी के हिसाब से आपका सिग्नल स्प्रेड कर देगा। तो उसमें कंप्रेशन नहीं होती, स्प्रेड सिर्फ डिस्पर्शन होती है। फिर हमने नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन डिस्कस की थी, जिसके अंदर हमने कहा था कि जो आपका सिस्टम की इनपुट और आउटपुट आपस में रिलेट करती है मैक्लैरन सीरीज के साथ, और उसमें आपके पास हायर ऑर्डर टर्म्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, और इसकी वजह से आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्पर्शन अकर करता है कि सिग्नल फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिस्पर्स कर जाता है, एंड इट इफेक्ट्स द एफडीएम सिस्टम। और फिर हमने मल्टीपाथ चैनल इफेक्ट को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने एक मल्टीपाथ का केस डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा था कि मल्टीपाथ के केस में आपके पास एक डायरेक्ट पाथ होता है और एक आपके पास इनडायरेक्ट पाथ होता है। हमने उसके मॉडल को इस तरह की ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट किया था। दिस वाज सिंपल वन डिले, एंड दिस वाज t प्लस सम डेल्टा t, एंड दिस वाज a correlation the reflection coefficient alpha। तो हमने ये चीज कंसीडर की थी कि आपके पास एक ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में सिग्नल एक डायरेक्ट पाथ से भी मिल सकता है और आपको इनडायरेक्ट पाथ से भी मिल सकता है। तो दिस इज अ मल्टी पाथ चैनल। और मल्टी पाथ चैनल में आपके पास हमने एक छोटी सी एग्जांपल ली थी कि आपके पास अगर एक सिंगल रिफ्लेक्शन कंपोनेंट है, ये मल्टीपल कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। तो इस केस में हमारे पास दोनों जो मल्टीपाथ चैनल का जो रिस्पांस है एच ऑफ एफ, ये बोथ मैग्नीट्यूड और फेज दोनों में ये नॉन आइडियल हो रहे थे। और हमने कहा था कि चूंकि मल्टीपाथ चैनल नॉन आइडियल मैग्नीट्यूड और फेज रिस्पांस रखता है,
तो इस वजह से आपके पास लीनियर डिस्टॉर्शन अगर करती है और ये सारी चीजें उसमें एग्जिस्ट करती हैं। फिर हमने एंड पे बात की थी सिग्नल एनर्जी और एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी की, जिसमें हमने एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी साई ऑफ दैट फंक्शन एफ हमने इन फ्रीक्वेंसी डोमेन हमने ये डिफाइन किया था कि जो एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी होती है जी सर, जो नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन होती है उसमें फेस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज होती है हमारे पास। जी, उसके अंदर सिर्फ हमारे पास जो सिग्नल का स्पेक्ट्रा है फ्रीक्वेंसी डोमेन वो स्प्रेड कर जाता है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम ज्यादा जो इंटरेस्टेड होते हैं वो उसके मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स में ही होते हैं। तो जो भी आपके पास सिग्नल का स्पेक्ट्रा है, फॉर एग्जांपल इफ इट इज लाइक दिस, तो वो स्प्रेड कर जाएगा बिकॉज ऑफ नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन। सो हमने यहाँ तक अपनी बात कंक्लूड की थी। सो लेट्स क्विकली गो टू दैट पॉइंट और फिर हम इससे आगे आज कंटिन्यू करते हैं। सर जी सर, मल्टीपाथ डिस्टॉर्शन लीनियर डिस्टॉर्शन की एक टाइप कैसे होती है सर? मतलब है सर एग्जैक्टली कैसे? ये देखें, जब मैंने आपको मल्टीपाथ इफेक्ट का कॉन्सेप्ट दिया था तो मैंने आपको कहा था कि मल्टीपाथ इफेक्ट जो है इट कैन बी मॉडल्ड विद दिस ब्लॉक डायग्राम, और उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस हमने निकाला था तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आई थी। और हमने इस एक्सप्रेशन को देख के कहा था कि इस मल्टीपाथ चैनल का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है इसका मैग्नीट्यूड रिस्पांस भी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है और इसका फेज रिस्पांस भी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। तो अगर हम इस मैग्नीट्यूड रिस्पांस और फेज रिस्पांस को प्लॉट करें तो हमें नजर आ रहा है कि मैग्नीट्यूड रिस्पांस भी जो है वो नॉन आइडियल है और फेज रिस्पांस भी नॉन आइडियल है, क्योंकि हमें पता है कि लीनियर डिस्टॉर्शन के केस में आपके पास या मैग्नीट्यूड रिस्पांस या फेज रिस्पांस या दोनों अगर नॉन आइडियल हो तो लीनियर डिस्टॉर्शन अकर करती है। अगर क्या कंडीशन है जो अगर अकर करे तो ये नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन नहीं होगी, वो ये है कि आपके पास मैग्नीट्यूड रिस्पांस कांस्टेंट होना चाहिए और फेज रिस्पांस लीनियर होना चाहिए एंड इट शुड पास थ्रू द ओरिजिन। लेकिन इस केस में हमें नजर आ रहा है कि आपके पास जो मैग्नीट्यूड और फेज रिस्पांस है दे आर अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब है कि दोनों मैग्नीट्यूड और फेज रिस्पांस नॉन आइडियल हैं, दैट्स व्हाई लीनियर डिस्टॉर्शन अकर करेगी। ये लीनियर डिस्टॉर्शन की रिक्वायरमेंट है कि अगर इन दोनों में से कोई एक जो आपके पास रिस्पांस है मैग्नीट्यूड या फेज, दोनों में से कोई एक नॉन आइडियल हो जाए या दोनों नॉन आइडियल हो जाए तो आपके पास लीनियर डिस्टॉर्शन अगर करती है। फॉर मोर डिटेल्स आप इस लेक्चर को दोबारा व्यू कर सकते हैं तो अपलोड जो हमने किया हुआ है सोर्स। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, तो हमने अपनी बात को लास्ट टाइम कंक्लूड किया था एसेंशियल बैंडविड्थ के ऊपर और हमने यहाँ पे एनर्जी ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स पे हमने अपनी डिस्कशन को कंक्लूड किया था, जिसके अंदर हमने ये बात की थी कि आपके पास जो भी मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल की जो एनर्जी है वो हाफ हो जाएगी आपकी एक्चुअल सिग्नल जो g ऑफ f आपके पास है उसकी एनर्जी हाफ हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द ओरिजिनल एनर्जी ऑफ द मैसेज सिग्नल। और हमने ये बात भी की थी कि आपके पास जो ECD है, सॉरी ESD है, एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी, वो 1/4 हो जाएगी आपके सिग्नल के ECD के हिसाब से। सो अगर हम एनर्जी की अगर हम साई फाई ऑफ f की बात करेंगे दैट विल बी 1/4 टाइम्स साई ऑफ g ऑफ f। आपके जो आपका बेस बैंड सिग्नल है उसकी ECD आपके मॉड्यूलेटेड सिग्नल की जो ECD होगी वो 1/4 हो जाएगी। और ये हमने एंड पे कंफर्म भी किया था कि ये जो आपके पास साई g है ये 1/4 टाइम होगा आपके साई ऑफ फाई के केस में। और हमने ग्राफिकली इस चीज को ऐसे रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं कि अगर आपके पास एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ योर मैसेज सिग्नल अगर ये इस तरह प्लॉट हमने की हुई है तो हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल की जो ESD होगी ऑफ योर फाई ऑफ t विच इज g ऑफ t cos ऑफ ओमेगा नॉट t, इसकी जो ECD होगी ये 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। इफ दिस वैल्यू इज 4 सॉरी इस वैल्यू इज k तो ये वैल्यू k/4 हो जाएगी। ये हमने मैथमेटिकली भी चीज देख ली थी। और हमने ये भी चीज देखी थी कि आपके पास जो एनर्जी होती है वो 1/2 हो जाती है और जो आपके पास दूसरी कंडीशन है वो ये है
कि आपके पास जो कैरियर की फ्रीक्वेंसी है एफ नॉट, ये जो ओमेगा नॉट है विच इज 2 पाई एफ नॉट, इसमें ये एफ नॉट शुड बी ग्रेटर देन बी। अगर ये बी से कम होगा, क्योंकि ये पॉइंट है बी विच इज द बैंडविड्थ ऑफ योर मैसेज सिग्नल, अगर आपके कैरियर की फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ से कम होगी तो आपके पास ये दोनों स्पेक्ट्रा जो हैं ये ओवरलैप कर रहे होंगे, तो मिनिमम इट शुड बी इक्वल टू बी। तो उस केस में ये स्पेक्ट्रा यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, ये वाला इधर होगा और ये वाला इधर होगा। इफ यू टेक एफ नॉट इज इक्वल टू बी, इफ एफ नॉट इज ग्रेटर देन बी, तो ये दोनों स्पेक्ट्रा के बीच में एक सेपरेशन आना शुरू हो जाएगी। दिस इज व्हाट वी एक्चुअली वांट। तो आज हम इसी बात को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं और हम आज पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी को भी कवर करेंगे और एक और जो रिलेशनशिप है जो है ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का, उसको हम रिलेट करेंगे आपकी एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी और पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी के साथ, और फिर हम इस चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे आज इंशाल्लाह। सो लेट मी क्विकली टेक द अटेंडेंस। So we have observed that the area under the ECD of the modulated signal of the area under the energy spectral density of the modulated signal, because the energy of the signal is proportional to the area under its energy spectral density। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस एरिया को फाइंड आउट करें कि आपके पास टोटल एरिया अंडर द कर्व कितनी है, इट इज हाफ, यानी जो ECD ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, आप ये टोटल एरिया अगर आप फाइंड आउट करें, ये 1/2 होगा इस टोटल एरिया के, और ये मैथमेटिकली भी फाइंड आउट कर चुके हैं। सो द एनर्जी ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ये जो आपके पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल की एनर्जी है, ये हाफ ऑफ दैट ऑफ योर मैसेज सिग्नल है। ये भी हम पीछे देख चुके हैं मैथमेटिकली, दिस इज वेयर वी हैव सीन इट, ये 1/2 टाइम्स आपकी एनर्जी रिड्यूस हो जाती है। तो ये तो है एनर्जी के केस में। अगर यही सिग्नल आपका पावर सिग्नल होगा तो सेम नोशन अप्लाइज टू पावर सिग्नल्स एज वेल, कि अगर आप एक पावर सिग्नल लेते हैं, टेक फॉर एग्जांपल जी ऑफ टी है, वो एक पावर सिग्नल है, इस पावर सिग्नल की जो पावर होगी वो भी हाफ हो जाएगी अगर आप इस पावर सिग्नल को मॉड्यूलेट करते हैं। तो सेम थिंग अप्लाइज फॉर दी पावर सिग्नल्स एज वेल। फिर आपके पास एक रिलेशनशिप है जो कि ऑटो कोरिलेशन फंक्शन को आपकी एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी से रिलेट करता है, ठीक है। वो क्या रिलेशनशिप है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो फॉर अ रियल सिग्नल, जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है वो हम कैसे डिफाइन करते हैं? सबसे पहले उसका जो सिंबल है वो भी साई है, सबस्क्रिप्ट में आप वो फंक्शन लिखते हैं जिसकी आपने ऑटो कोरिलेशन फाइंड आउट करनी है, और ऑटो कोरिलेशन टाइम डोमेन में होती है। जब हम ECD की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि वो सिंबल है साई फंक्शन जिसका आपने ECD निकाला एंड इट इज इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। जब आप ऑटो कोरिलेशन फंक्शन की बात करेंगे तो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का भी सिंबल यही है विद सबस्क्रिप्ट G, जो कि फंक्शन जिसकी ऑटो कोरिलेशन आप फाइंड आउट कर रहे हैं, एंड इट इज ए टाइम डोमेन फंक्शन, ठीक है। तो एक चीज आपको वैसे ही देख के पता चल जानी चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे का फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर है, कि अगर आप ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म लें तो आपके पास ECD आ जाए, ESD आ जाएगा, और ESD का आप इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लें तो आपके पास ऑटो कोरिलेशन फंक्शन आ जाएगी, ठीक है। सो आपके पास जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है वो किस तरह हम डिफाइन करते हैं? ऑटो कोरिलेशन फंक्शन वही हमने साई G ऑफ टी की जगह हमने एक वेरिएबल टॉ डिफाइन कर दिया। ये हम ऑटो कोरिलेशन कैसे निकालते हैं कि हम फंक्शन को कोरिलेट करते हैं उसी की एक डिलेड वर्जन के साथ। ये हम कोरिलेशन का जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 2 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो हमने क्या कहा था कि ऑटो कोरिलेशन मतलब होता है कि आप सिग्नल को उसी की डिलेड वर्जन के साथ उसको आप कोरिलेट कर लें। तो हमने एक फंक्शन ले लिया और उसको कोरिलेट कर लिया उसी की एक डिलेड वर्जन के साथ। So do you remember that the correlation of two signals, the autocorrelation function measures the correlation between G of t and all its translated versions। ये वही डिस्कशन है जो हम चैप्टर नंबर 2 में ऑलरेडी कर चुके हैं। इस एक्सप्रेशन को देख के हमें एक चीज पता चलती है कि जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है ये एक इवन फंक्शन है, और ये हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे? कि आपके पास ये जो फंक्शन है इसके अंदर आप x पुट कर दें इज इक्वल टू t प्लस टॉ, x की जगह t प्लस टॉ की जगह आप x पुट अगर कर दें तो t की वैल्यू क्या निकलेगी? t विल बी x माइनस टॉ, राइट। और इसी तरह अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं dt बाई dx लूं
तो दिस विल बी dx बाय डी बाय dx ऑफ x माइनस tau. So this whole thing will be equal to 1 and d equal to d of x. ठीक है, अब मैं ये सारी वैल्यूज इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास ये वैल्यू आती है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. जी ऑफ टी की जगह हमने क्या पुट कर दिया है, x माइनस tau. तो ये हो जाएगा x माइनस tau और इधर t प्लस टी नॉट टी प्लस tau की जगह हमने पुट कर दिया है x. तो ये हो जाएगा g ऑफ x और dt की जगह हम पुट कर देंगे dx. तो हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी g ऑफ x माइनस tau dx. तो x तो एक डमी वेरिएबल है, आप x की जगह कोई भी वेरिएबल रख लें. मैं इसको t कह देता हूँ फॉर एग्जांपल. तो दिस इज g ऑफ t माइनस tau d tau. तो ये वही फंक्शन बन गया जो ये वाला फंक्शन था. ये फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हमने डिले दिया है, यहाँ पे हमने इसको एडवांस कर दिया है. लेकिन हमें पता है कि ऑटो कोरिलेशन फंक्शन में आपने एक जो डिलेड वर्जन लेना है वो कोई सा भी वर्जन हो सकता है, वो डिले वाला भी हो सकता है, वो एडवांस वाला भी हो सकता है. तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास ऑटो कोरिलेशन का जो फंक्शन है हम इसको साई जी ऑफ tau भी ले सकते हैं और साई जी ऑफ माइनस tau भी ले सकते हैं. लाइक वी कैन हैव प्लस ओवर हियर, वी कैन आल्सो हैव माइनस ओवर हियर. So this thing actually shows कि हमारे पास ऑटो कोरिलेशन फंक्शन is actually an even function. tau की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, both will give you the same result. Let me clear all of it. So एक चीज तो हमें ये पता चल जाती है कि ऑटो कोरिलेशन फंक्शन जो है is an even function. दूसरी चीज ये ऑटो कोरिलेशन फंक्शन क्या है कि आपने आपका जो सिग्नल है उसको कन्वॉल्व कर लिया है उसी के एक फ्लिप वर्जन के साथ. अब इस पे आपको कन्वोल्यूशन का प्रोसेस डाले, जो हमने कहा था कि फ्लिप और स्लाइड जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपको पता है कि आपकी कन्वोल्यूशन की एक्सप्रेशन क्या होती है, g ऑफ tau एंड देन g ऑफ t माइनस tau d tau. तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज अगेन द सेम ऑटो कोरिलेशन फंक्शन. तो इसका मतलब ये है कि ऑटो कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए आप एक सिग्नल को उसी के फ्लिप वर्जन के साथ कन्वॉल्व कर दें तो आपको ऑटो कोरिलेशन मिल जाएगी. और जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है ऑफ g ऑफ t एंड इट्स एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी, इट फॉर्म्स अ फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर. तो अगर आपके पास ऑटो कोरिलेशन फंक्शन अगर आपके पास गिवन है, उस ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लें तो आपको एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी मिल जाएगी. और हमें पता है कि एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं कि आपके पास सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म लें, उसका एब्सोल्यूट स्क्वायर कर लें तो आपको एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी मिल जाएगी. तो इट एक्चुअली टेल्स यू टू थिंग्स. नंबर वन, अगर तो आपको ऑटो कोरिलेशन फंक्शन गिवन है और मैं आपको कहता हूं उस सिग्नल की एनर्जी बताएं, तो आप क्या कर सकते हैं कि उस ऑटो कोरिलेशन फंक्शन की डायरेक्ट एनर्जी निकालने की बजाय हम उस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म लें, उसका एब्सोल्यूट स्क्वायर करें तो मुझे ESD मिल जाएगी. और इस ESD का जब मैं इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म करूंगा तो मुझे ऑटो कोरिलेशन फंक्शन मिल जाएगा. या फिर मैं ये भी कर सकता हूं कि अगर मुझे टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो ये जो आपके पास सिग्नल है इसको मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाऊं तो ये एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी आ जाएगी और इस एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी को मैं इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे टोटल एनर्जी पता चल जाएगी. यू कैन आल्सो डू इट दैट वे. तो लेट्स वेरीफाई दिस थिंग कि जो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है वो एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी ही होती है. हाउ वी कैन प्रूव दैट कि ये जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन और ESD जो है दे बोथ मेक अ फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर. तो इसका मतलब है कि जब मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर मैं ले लूं इस ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का, तो मैंने ये फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया तो मेरे पास जो रिजल्ट आना चाहिए वो ये आना चाहिए विच इज द एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी. अब हम कैसे कर सकते हैं कि ऑटो कोरिलेशन फंक्शन क्या होता है. वी हैव डिफाइंड ऑटो कोरिलेशन फंक्शन लाइक दिस, अ फंक्शन कोरिलेटेड बाय अ ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ इटसेल्फ. और जब फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम उसको एक एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाता है. अब हमने इसको थोड़ा सा जरा मैनिपुलेट किया, इस g ऑफ t को हम बाहर ले आए हैं, इस टर्म को हम अंदर ले गए हैं, इस tau को हम अंदर ले आए हैं, इस t को बाहर ले, सिर्फ हमने थोड़ी सी मैनिपुलेशन की है. अब ये जो हमारे पास टर्म पूरी यहाँ पे बन रही है इनसाइड दिस ब्रैकेट, ये बेसिकली क्या है, द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. यानी कि आप इस चीज का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय एन एक्सपोनेंशियल एंड इंटीग्रेटिंग इट.
तो हमें पता है कि जो g ऑफ t प्लस टॉ है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इट इज द फंक्शन इटसेल्फ इन फ्रीक्वेंसी डोमेन मल्टीप्लाइड बाय एन एक्सपोनेंशियल, क्योंकि ये एक डिले के साथ है। तो टाइम डोमेन में अगर डिले हो तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई हो जाता है, वी ऑलरेडी नो दैट। अब मैं जब इस ये जो हमारे पास वैल्यू आ गई है हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हमारे पास ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है इसके अंदर जो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला पार्ट है g ऑफ ओमेगा, लेट मी टेक इट आउट, और अंदर इंटीग्रेशन मेरे पास आ जाएगी g ऑफ t विच इज दिस, और ये जो मेरे पास एक्सपोनेंशियल है आई राइट इट ओवर हियर। अब ये जो मेरे पास बाकी इंटीग्रल बचा है इट इज नथिंग एल्स बट द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ g ऑफ माइनस ओमेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपके पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म की एक्सप्रेशन होती है वो होती है g ऑफ t e माइनस j ओमेगा t, तो दिस एक्चुअली गिव्स मी g ऑफ ओमेगा, लेकिन मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये जो ओमेगा की वैल्यू है, कंसीडर्ड दिस ओमेगा वैल्यू टू बी माइनस ओमेगा, तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन ऐसे बन जाती है, एंड आई नो कि g ऑफ ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय g ऑफ माइनस ओमेगा इज सेम एज g ऑफ ओमेगा एब्सोल्यूट स्क्वायर, और ये चीज क्या है, इट इज नथिंग एल्स बट द एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी। तो वी कैन वेरीफाई कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ऑटो कोरिलेशन फंक्शन इज द एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी एक्सप्रेशन। So thus correlation can be viewed as the time domain counterpart of energy spectral density. तो जिस तरह ये फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने से ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का यू गेट एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी, तो एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी का अगर आप इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो आपको ऑटो कोरिलेशन फंक्शन मिल जाएगा। ओके, सो अगली बात हम करेंगे कि किसी भी एक सिस्टम के लिए, एक ये आपके पास LTI सिस्टम है, इसकी इनपुट आपके पास जो एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी है और जो इसकी आउटपुट एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी है ये आपस में कैसे रिलेट करते हैं। तो इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट। सो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इनपुट है g ऑफ t और आउटपुट है y ऑफ t, तो फॉर एग्जांपल दिस इज माय इनपुट g ऑफ t एंड दिस इज माय आउटपुट y ऑफ t। तो ये जो इनपुट और आउटपुट है ये आपस में कैसे रिलेट हुए हुए हैं, ये हमें ऑलरेडी पता है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में आउटपुट का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एंड योर सिस्टम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है इट एक्चुअली गिव्स यू द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट। अब मैं क्या करता हूं, मैं सिंपली इनपुट और आउटपुट दोनों साइड्स का एब्सोल्यूट स्क्वायर ले लेता हूं, तो दिस विल बिकम लाइक दिस। ये चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो आई कैन राइट देम सेपरेटली लाइक दिस। अब हमें पता है कि ये चीज क्या है, इट इज द एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ द आउटपुट सिग्नल, दिस इज द एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ योर इनपुट सिग्नल। तो हमें पता चल गया कि ये जो एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ द इनपुट सिग्नल है और एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ द आउटपुट सिग्नल है, दे आर रिलेटेड बाय द एब्सोल्यूट स्क्वायर ऑफ योर सिस्टम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। This is how output energy spectral density and input energy spectral densities are related with each other, which is also concluded here. Thus, the output signal energy spectral density is absolute square omega h omega times the input signal energy spectral density. Okay. अभी तक clear है सब कुछ? Any questions so far? सर क्लियर है। नो सर। Okay. जी क्या नहीं clear आपको? सर क्वेश्चन नहीं है। Okay, okay, good. Okay, last topic जो है that is about the power spectral density. ठीक है, so how we can relate power of a signal with its power spectral density. हम इसको इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एग्जैक्टली उसी तरह की डिटेल है जो हमने एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी के केस में हमने डिस्कस की थी। सिर्फ थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो हम शुरू में ले लेंगे और बाद में हम उसी सारी इन्फॉर्मेशन को रिलेट करेंगे जो हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। हमें ये पता है कि किसी भी सिग्नल की जो पावर है Pg, हमने जब वो फाइंड आउट करनी होती है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास रियल सिग्नल है तो हम पावर उसकी कैसे फाइंड आउट करते हैं, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, उसकी एवरेजली 1/t, और आपने उसकी एनर्जी फाइंड आउट कर ली एक पीरियड के अंदर, तो हम इसे कहते थे कि दिस इज दी व्हाट इट इज द मीन स्क्वायर वैल्यू, दिस इज द मीन एंड दिस इज द स्क्वायर वैल्यू। तो इट इज एंड इंटीग्रल क्या होता है, इट इज द समेशन, तो हम इसे कहते थे सम ऑफ स्क्वायर एरर्स, स्क्वायर
या हमेशा मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर वैल्यूज, ये भी हम कह सकते हैं कि इट इज द एवरेज ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर वैल्यूज। तो स्क्वायर वैल्यूज का सम और उसकी एवरेज आपने ले ली। तो ये एक्सप्रेशन आप पहले भी देख चुके हैं कि जब भी आपने किसी सिग्नल, किसी पावर सिग्नल g ऑफ t की आपने पावर फाइंड आउट करनी है तो यू एक्चुअली फाइंड इट यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। अच्छा, सो लेट g ऑफ t बी अ पावर सिग्नल विद इनफाइनाइट एनर्जी। ये हमें ऑलरेडी पता है कि कोई भी एक पावर सिग्नल जो होगा उसके अंदर इनफाइनाइट एनर्जी होगी, और एक अगर एनर्जी सिग्नल है तो उसकी पावर कितनी होगी? इनफाइनाइट। जीरो। 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 एनर्जी सिग्नल की एनर्जी फाइनाइट होती है और पावर जीरो होती है, और पावर सिग्नल की एनर्जी इनफाइनाइट होती है और इसकी पावर फाइनाइट होती है। आपको याद है मैंने आपको कहा था कि कुछ सिग्नल ऐसे होते हैं जो कि ना एनर्जी सिग्नल होते हैं ना पावर सिग्नल होते हैं, याद है आपको? यस सर। वो किस किस्म के सिग्नल्स होते हैं हमने डिस्कस किया था क्या लास्ट टाइम? पता नहीं, अगर आई डोंट रिमेम्बर, पता याद किया, बहरहाल मैं रिकॉल कर देता हूँ। कुछ सिग्नल ऐसे होते हैं जो कि ना एनर्जी सिग्नल होते हैं ना पावर सिग्नल होते हैं। वो इस किस्म के सिग्नल्स हैं जो कि सिग्नल किस टाइम पे, एट एनी टाइम, अगर उनकी वैल्यू इनफाइनाइट हो रही हो किसी भी टाइम पे, जैसा ये आपने रिस्पॉन्स देखा है, क्या इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड किसी भी टाइम पे इंफिनिटी पे जा रहा है? नहीं जा रहा। तो अगर कोई एक सिग्नल है जो कि किसी एक टाइम के ऊपर इनफाइनाइट वैल्यू शो कर रहा हो तो वो ना एनर्जी सिग्नल होगा ना पावर सिग्नल होगा। जिसकी मिसाल है e रेज़ टू पावर -at। अगर खाली ये सिग्नल हो, ये सिग्नल कैसा होगा? ये इंफिनिटी से आएगा और इंफिनिटी की तरफ जीरो को टच कर जाएगा। अब हमें पता है कि ये सिग्नल माइनस इंफिनिटी पे इसकी वैल्यू इंफिनिटी है, इसीलिए हम इसको u ऑफ t से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो वी डिस्कार्ड ऑल दीज वैल्यूज और फिर हम इसको एक एनर्जी सिग्नल बना लेते हैं। तो बाय डेफिनेशन कोई एक सिग्नल जो किसी एक टाइम के ऊपर अगर उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है तो दैट सिग्नल इज नीदर एनर्जी सिग्नल नॉट पावर सिग्नल। जिस तरह एक मिसाल tan सिग्नल है, tan थीटा जो है उसका रिस्पॉन्स कैसा होता है आपको पता है? tan π/2 पे इंफिनिटी वैल्यू देता है, तो इसका रिस्पॉन्स इट कम समथिंग लाइक दिस। ये tan का रिस्पॉन्स। अब हमें पता है कि ये सिग्नल π/2 पे भी इंफिनिटी हो रहा है और -π/2 पे भी इंफिनिटी हो रहा है। तो ये tan का सिग्नल होता है, दिस इज आल्सो नॉर एनर्जी सिग्नल नीदर पावर सिग्नल। बहरहाल अभी हम कहीं और आगे डिस्कशन में आगे कहीं चले गए। सो हमारे पास एक g ऑफ t जो है वो एक पावर सिग्नल है और उसकी एनर्जी जो है वो इनफाइनाइट है। तो जाहिर बात है अगर उसकी एनर्जी इनफाइनाइट है तो वी कैन नॉट मेजर दी एनर्जी ऑफ दैट सिग्नल। तो हम क्या करते हैं, हम उसका एक ट्रंकेटेड वर्जन ले लेते हैं जिसको हम g ट्रंकेटेड कह देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये g ऑफ t है तो मैंने उसकी एक ट्रंकेटेड वर्जन ले ली जो कि -t/2 से t/2 के बीच में मैंने उसका एक पूरा एक पीरियड ले लिया या एक ड्यूरेशन ले लिया आई शुड से। अब चूंकि मैंने इसको टाइम में लिमिट कर दिया है बिटवीन -t/2 से t/2, तो ऑब्वियसली इसकी एनर्जी जो होगी वो फाइनाइट हो जाएगी। ये जो सिग्नल है इसकी एनर्जी जो है वो इनफाइनाइट है जबकि इसकी एनर्जी इज नॉट इनफाइनाइट। तो मैंने उसका एक ट्रंकेटेड वर्जन ले लिया। तो ये जो ट्रंकेटेड वर्जन है मैं इसको कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? इट इज द सेम सिग्नल g ऑफ t, लेकिन उसको मैंने एक गेट फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया और ये वो गेट फंक्शन है। जाहिर बात है अब इस गेट फंक्शन को मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि इट इज सेंटर्ड एट 0 और इसकी विड्थ कितनी है? t। तो ये जो गेट फंक्शन है, इस गेट फंक्शन के साथ को इस g ऑफ t के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ये ट्रंकेटेड वर्जन मिल जाएगा व्हिच इज रिप्रेजेंटेड ओवर हियर। और ये ट्रंकेटेड वर्जन क्या डिफाइन करता है कि आपका जो g ट्रंकेटेड वर्जन है ये वही फंक्शन g ऑफ t है in this interval and outside this interval इसकी वैल्यू 0 है। ये आपने सिंपली मैथमेटिकली g t of t को
डिफाइन कर दिया इन टर्म्स ऑफ जी ऑफ टी। ठीक है, तो हमने एक ये ट्रंकेटेड वर्जन डिफाइन किया फ्रॉम द ओरिजिनल जी ऑफ टी, और हमने कहा कि अब इस सिग्नल की जो एनर्जी है वो फाइनाइट है। सो एज लॉन्ग सर एज टी, पावर सिग्नल को एनर्जी सिग्नल बना दिया। these two signals are different signals। ये मैं बात आपको बताना चाह रहा हूँ। ओरिजिनल सिग्नल आपके पास ये है, हमने जब उसको ट्रंकेट किया, नाउ इट इज अ डिफरेंट सिग्नल। तो जब हमने इसको ट्रंकेट कर दिया तो इसकी एनर्जी जो है वो फाइनाइट हो गई है। हम ये नहीं कह सकते कि ये जी ऑफ टी और ये जो जी सिग्नल है ये दे आर द सेम सिग्नल। ठीक है, ये एक पावर सिग्नल है, ये एक एनर्जी सिग्नल है। अभी हम आगे देखते हैं कि why we have actually done that, और इससे हम कैसे पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी निकालते हैं। Let's talk about that first। So as long as t is finite, ये जो हमने पीरियड उसका जो ड्यूरेशन डिफाइन किया है, जब तक ये फाइनाइट होगा, जो ट्रंकेटेड सिग्नल है उसकी फाइनाइट एनर्जी होगी। ठीक है, तो अगर इस ट्रंकेटेड वर्जन की मैं एनर्जी फाइंड आउट करूं तो वो एनर्जी इसी तरह निकलेगी। दिस पार्ट इज द एनर्जी ऑफ जी टी ऑफ टी, क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं इसकी एनर्जी फाइंड आउट करूंगा, मैं करूंगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जी टी ऑफ टी स्क्वायर डी टी, यही करूंगा मैं, तो मुझे एनर्जी ऑफ जी टी मिल जाएगा। अब मुझे पता है कि ये सिग्नल माइनस इन्फिनिटी से माइनस टी बाई टू तक तो जीरो है, और t बाई टू से इन्फिनिटी तक जीरो है, तो इसकी जो रेंज है वो यही बन जाएगी जो यहाँ इस एक्सप्रेशन में बनी हुई है। और हमें पता है कि इस रेंज के अंदर ये जो जी टी ऑफ टी है, इट इज नथिंग एल्स बट जी ऑफ टी। तो ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन बनी हुई है, दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग एल्स बट द एनर्जी ऑफ दिस ट्रंकेटेड वर्जन ऑफ द सिग्नल जी टी। कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो, डू लेट मी नो स्ट्रेट अवे, ताकि आगे आपको कंफ्यूजन जो है वो प्रोपोगेट ना करे। तो अगर ये एक्सप्रेशन जो है, दिस पार्ट, इफ दिस इज द एनर्जी ऑफ दैट ट्रंकेटेड वर्जन, तो दिस पावर कैन नाउ बी डिफाइंड एज दिस, कि दिस इज द एनर्जी ऑफ दैट ट्रंकेटेड वर्जन डिवाइडेड बाय टी, एंड और आई शुड से टेकिंग द एवरेज ऑफ दैट वैल्यू विल गिव मी द पावर पीजी। अब मैं अगर ये एनर्जी फाइंड आउट करूं, ये जो ई जी ऑफ टी है वो मैं कैसे निकालूंगा? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जी टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में मैं ये कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ कि जो जी टी है उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकाल के उसकी एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी निकालूं, विच इज दिस पार्ट, और उसको इंटीग्रेट कर लूं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड मल्टीप्लाइड बाय 1/2 पाई। अगेन अगर आपकी यही जो फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ डोमेन में होता तो फिर आप ये 1/2 पाई ना लिखते। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ द सिग्नल EGT, दिस इज एनर्जी ऑफ द सिग्नल GT। अब ये जो एक्सप्रेशन है, लेट मी सब्स्टिट्यूट इट बैक इनटू दिस एक्सप्रेशन, ये जो EGT दिया हुआ है, तो जब मैं इस एनर्जी ऑफ GT में ये एक्सप्रेशन पुट अप करता हूँ, ये जो EC एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी की है, तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/t, और EG ऑफ t, ये मैंने ये पूरी एक्सप्रेशन एज इट इज यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एक्सचेंज करता हूँ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को। कैसे? सबसे पहले 1/2 पाई बाहर आ गया, ये लिमिट अंदर। जी सर, इसकी लिमिट माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू नहीं होनी चाहिए जो एनर्जी है हमारे? अभी इस केस में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो या माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि हमें पता है कि माइनस इन्फिनिटी से माइनस टी बाई टू तक वैल्यू जीरो है। तो हम ये यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि जनरल एक्सप्रेशन जो है एनर्जी की, उसमें माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आता है, ये हम इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पे। अदरवाइज अगर आप इसकी एनर्जी फाइंड आउट करेंगे तो इधर यू पुट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और यू पुट इट फ्रॉम माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू, बोथ आंसर्स विल गिव यू द सेम रिजल्ट। इसको सिर्फ जनरलाइज बनाने के लिए हम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं। ठीक है, ओके सर। ओके, so now what we are going to do is we are going to exchange the order of integration। तो हमने 1/2 पाई को हम बाहर ले आए, इस लिमिट को हम अंदर ले आए, तो हमारे पास ये 1/2 पाई इंटीग्रेशन लिमिट t अप्रोचेस टू इंफिनिटी दिस एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी डिवाइडेड बाय t एंड d ओमेगा, ये जो टर्म है मेरे पास आ गई। तो दिस एक्चुअली
comes out to be the expression for power. अब हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं s with subscript g of ओमेगा, और ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर पूरी टर्म है, देखा जाए तो ये क्या है बेसिकली, दिस इज द मीन और टाइम एवरेज ऑफ एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी। जिस तरह हम पावर निकालते हुए हम ये टाइम एवरेज ले लेते थे, अब हम एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी का टाइम एवरेज ले रहे हैं। तो हमने ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम एक फंक्शन s से रिप्रेजेंट कर देते हैं, s सबस्क्रिप्ट g ऑफ ओमेगा, ये भी फ्रीक्वेंसी डोमेन का फंक्शन है, और ये जो s है दिस फंक्शन इज नोन एज द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी फंक्शन। हम ये डिफाइन करते हैं और हम रिप्लेस कर देते हैं इस पूरे टर्म को विद दिस फंक्शन। तो हमारे पास ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको हम डिफाइन कर देते हैं एज एस जी ऑफ ओमेगा। तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन आएगी इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस। अगर मैं अब इस एक्सप्रेशन को देखूं तो अगेन आपको नजर आ रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन मैंने डिफाइन किया था विच इज द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी डिफाइन हुई है। अब अगर मैं पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी को इंटीग्रेट कर रहा हूं तो मुझे टोटल पावर मिल रही है। जिस तरह मैं एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी को इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे टोटल एनर्जी मिल जाती है। मैं इस एक्सप्रेशन को विच आई हैव डिफाइंड एज द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, अगर मैं उसको इंटीग्रेट करूं तो मुझे टोटल पावर मिल जाएगी। तो अगर मैं आपको किसी पावर सिग्नल का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी दे देता हूं और मैं आपको कहता हूं कि उसकी एनर्जी फाइंड आउट, उसकी पावर फाइंड आउट करें, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट फाइंड आउट द just take the integration of that particular function। आप उस गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट कर लें, 1/2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें अगर वो फंक्शन ओमेगा में गिवन है। अगर मैं आपको एस जी ऑफ एफ दे देता हूं, ऑल यू हैव टू डू इज इंटीग्रेटेड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी एफ, तो आपको टोटल पावर मिल जाएगी। So this is how power and power spectral densities are related with each other. So the power is 1/2 pi times the area under the power spectral density। तो ये power spectral density को इंटीग्रेट करें तो आपको उसका टोटल एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगी, which is nothing else but the power of that signal। So the result is parallel to the energy spectral density and signal energy। जिस तरह हमने पहले बात की थी कि एनर्जी सिग्नल की एनर्जी और उसकी एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी वो भी इसी तरह रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से, इसी तरह पावर और पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी दे आल्सो रिलेट विद ईच अदर। सो अगर g ऑफ t जो है, अगर एक वोल्टेज सिग्नल है, यानी वो कोई वोल्टेज है 5 वोल्ट 10 वोल्ट, तो जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो है उसके यूनिट क्या होंगे, वोल्ट स्क्वायर पर हर्ट्ज। क्योंकि हमें पता है कि स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या होती है, इट इज समथिंग पर यूनिट बैंडविड्थ। जिस तरह एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी है वो क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट बैंडविड्थ। तो अगर मैं पावर पर यूनिट बैंडविड्थ की बात कर रहा हूं तो आपको पता है कि अगर एक सिग्नल का वोल्टेज V है, यानी उसकी वोल्टेज V है, तो उसकी पावर कितनी होगी, वो हमें पता है कि V²/R होती है, या इन टर्म्स ऑफ करंट होती है I²R। तो R जो कि रेजिस्टेंस की वैल्यू है विच इज अ कांस्टेंट, तो हम इसको ओमिट कर सकते हैं, हम कहते हैं पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V²। तो अगर आपको पास एक सिग्नल g ऑफ t वोल्टेज में गिवन है तो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या होगी, इट इज द वोल्ट स्क्वायर पर यूनिट बैंडविड्थ, और पर यूनिट बैंडविड्थ क्या होती है, हर्ट्ज। तो अगर मैं आपको कहता हूं पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी का यूनिट क्या है, तो वो आपके पास है वोल्ट स्क्वायर पर यूनिट बैंडविड्थ, वोल्ट स्क्वायर ओवर हर्ट्ज। इसी तरह जी सर ये प्रीवियस स्लाइड में जो आपने सर ये जो लिमिट पहले एक्सप्रेशन में लिमिट t अप्रोचिंग इन्फिनिटी ESD/t, सर ये पिछले वाले एक्सप्रेशन से कैसे रिलेट करेंगे वो इंटीग्रल वाले के साथ? ये इस ब्रैकेट के अंदर ये जो कुछ भी लिखा हुआ है, हम इस पूरे फंक्शन को एक नाम दे देते हैं, वो नाम है ये वाला फंक्शन। तो अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो वो यही एक्सप्रेशन बनती है, ये जो बनी हुई है। यस सर, ओके। ओके, एंड लास्टली जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन जो है, पहले हमने देखा था एनर्जी सिग्नल्स के केस में, द सेम थिंग अप्लाइज टू पावर सिग्नल्स एज वेल। तो इसका मतलब है कि अगर मैं एक ऑटो कोरिलेशन फंक्शन लूं पावर सिग्नल के केस में,
यानी कि वो जो g ऑफ t उसकी कोरिलेशन थी उसी के डिलेड वर्जन के साथ, अगर ये g ऑफ t एनर्जी सिग्नल था तो हमने देखा था कि ये ऑटो कोरिलेशन फंक्शन साई g ऑफ t से रिप्रेजेंट हुआ था फॉर एनर्जी सिग्नल्स। पावर सिग्नल अगर आपको गिवन हो तो उसकी ऑटो कोरिलेशन फंक्शन इस तरह डिफाइन होती है, उसमें हम साई की जगह r का टर्म यूज करते हैं, तो उसी तरह r सबस्क्रिप्ट g और यहाँ पे टॉ या t हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो अगर आपके पास ऑटो कोरिलेशन फंक्शन किसी पावर सिग्नल के लिए है कि अगर आपका g ऑफ t एक पावर सिग्नल है तो उसका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन आप इस तरह डिफाइन करेंगे, और दिस इज हाउ यू राइट इट। ये भी उसी तरह ही है कि फंक्शन ऑटो कोरिलेशन विद इटसेल्फ एंड देन यू टेक द लिमिट ऑफ इट, पावर सिग्नल के केस में। तो जिस तरह हमने पहले देखा था कि ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म लें तो वो एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी निकलता था फॉर एनर्जी सिग्नल्स। अगर आपके पास सिग्नल पावर सिग्नल है तो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको क्या देगा, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। दिस इज फॉर पावर सिग्नल्स, और साई जी ऑफ टी फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ साई जी ऑफ एफ, ये आपके पास केस होता है एनर्जी सिग्नल्स के केस में कि ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म विल गिव यू द एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी, और पावर सिग्नल्स के केस में द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म विल गिव यू द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। और इस केस में इनपुट और आउटपुट जो है वो भी उसी तरह रिलेट कर रहे हैं जिस तरह आपके पास एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी के केस में वो रिलेट कर रहे थे कि आपके पास आउटपुट पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी इनपुट पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी के साथ जो रिलेट कर रहा है, इट इज बाय द फैक्टर absolute square of pH omega. So thus the output signal power spectral density is this time the input signal power spectral density. सर जी सर ये यहाँ अगर g ऑफ t के साथ मल्टीप्लिकेशन में gt प्लस टॉ लिख के या gt माइनस टॉ लिख के तो सेम ही है जी, क्योंकि हमने ये बात की कि ऑटो कोरिलेशन फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है, तो उस केस में आपके पास जिस तरह हमने देखा था साई जी ऑफ टॉ और साई जी ऑफ माइनस टॉ बोथ विल गिव यू द सेम रिजल्ट, क्योंकि दिस इज एक्चुअली ए इवन फंक्शन। ये जो हमने पीछे सारी कैलकुलेशन की थी यहाँ पे, जहाँ पे हमने इस वैल्यू को एक्सपुट किया था और सॉल्व किया था, तो देखा था हमारे पास यही एक्सप्रेशन जी ऑफ टी माइनस टॉ आ गई थी। तो इसका मतलब ये वैल्यू t प्लस टॉ के लिए भी ठीक है और ये वैल्यू t माइनस टॉ के लिए भी ठीक है। तो साई जी ऑफ टॉ और साई जी ऑफ माइनस टॉ, ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है, इट इज सेटिस्फाइड। तो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन इज एन इवन फंक्शन, ये हम ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर चुके हैं। ओके सर, ठीक है। तो इस टेबल के अंदर ये सारी चीजें टेबुलेट हुई हुई हैं, जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि एनर्जी और पावर सिग्नल्स का रिलेशनशिप आपस में कैसा है विद रिस्पेक्ट टू द एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी। So again, you don't have to remember these formulas. These formulas will be given to you. तो आपको again apply करना आना चाहिए, और apply करने के लिए आपको practice होनी चाहिए। So again, ये formula आपने देखा, this is to find out the energy of a signal. ये formula आपने देखा, this is for finding out the auto correlation function of an energy signal. और हमें पता है कि जो energy spectral density है वो आप कैसे find out करते हैं, by taking the absolute square of the फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट फंक्शन। और हमें पता है कि ऑटो कोरिलेशन फंक्शन और एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी दे मेक अ फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर। और लास्टली हमने ये बात की कि जो एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी है, अगर आप उसको इंटीग्रेट कर दें तो आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी। ये सारी बातें हमने एनर्जी सिग्नल्स के केस में डिस्कस की है। और पावर सिग्नल के केस में हमें पता है कि दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द पावर ऑफ एनी सिग्नल, जिसको हमने रिलेट कर दिया था इन टर्म ऑफ ए ट्रंकेटेड वर्जन ऑफ दैट सिग्नल जी ऑफ टी। फिर हमने कहा था जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है, दिस इज डिफाइंड लाइक दिस, और इसको भी हम कह सकते हैं इट इज द टाइम एवरेज ऑफ द एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ दैट फंक्शन जी ऑफ टी। और हमने ये बात की थी कि जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है, इट इज डिफाइंड लाइक दिस। आपके पास जो एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी है ऑफ द फंक्शन gt, उसको आप उसकी टाइम एवरेज ले लें तो आपको पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी की एक्सप्रेशन मिल जाएगी। और हमें ये पता है कि ऑटो कोरिलेशन फंक्शन और पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ अ पावर सिग्नल
they actually make a Fourier transform pair. और Fourier power spectral density को अगर आप इंटीग्रेट कर लें तो it will give you the overall power of the signal. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली आज के लेक्चर के अंदर, और इससे हमें पता चला कि किस तरह एनर्जी सिग्नल जो हैं दे आर रिलेटेड विद द एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी, हाउ पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी इज रिलेटेड विद द पावर ऑफ अ सिग्नल, किस तरह ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म लें तो वो आपको एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी देती है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी सिग्नल, और ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ ए पावर सिग्नल विल और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म will give you the power spectral density. So this actually concludes our chapter number 3. सर जी सर ऑटो कोरिलेशन ऑफ पावर सिग्नल में सर हम लोग लिमिट और एवरेज क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि पावर सिग्नल जो होता है उसके अंदर हमें पता है पावर सिग्नल्स जो होते हैं वो आपके पास या डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल होते हैं या पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं, और जो पीरियोडिक सिग्नल होता है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, यू कैन नॉट फाइंड द एनर्जी ऑफ दैट सिग्नल, तो हम उसकी एवरेज एनर्जी निकाल लेते हैं, और वो जो एवरेज एनर्जी है वही उसकी पावर है। हमने जब एनर्जी और पावर सिग्नल शुरू में डिस्कस किए थे तो हमने क्या कहा था, ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है, सॉरी ये जो आपके पास पावर की एक्सप्रेशन है, हमने जब एनर्जी और पावर डिस्कस किए थे तो हमने क्या कहा था कि अब ये g of t जो है दिस इज ए पीरियोडिक सिग्नल विद ए पीरियड t, तो हम क्या करते हैं, हम इसका एक पीरियड कंसीडर कर लेते हैं और उसकी एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। ये हमने एनर्जी फाइंड आउट की हुई है उस एक पीरियड की, और फिर हम उसकी एवरेज ले लेते हैं, तो दिस एवरेज एनर्जी इज एक्चुअली द पावर ऑफ दैट सिग्नल। ये तो हम बिल्कुल शुरू में जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने यहीं से अपनी डिस्कशन लेके हम आगे चले थे। You can always go back to those previous lectures and see when we discussed power and energy signal. Okay. So this actually conclude our chapter number 3. So let me stop the recording here. और उसके बाद हम अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे ताकि वो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर उसको स्टार्ट कर सकें। So आप इसके बाद जो है दूसरी जो मीटिंग में स्टार्ट करूंगा तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा।